हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस कैटेगरी में आज हमने पिक किया है मैथमेटिक्स 2 के अंदर मॉड्यूल 4 को, जिसका नाम है MCQ4। MCQ4 का मीनिंग है मॉड्यूल 4, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1, जो कि प्योरली बेस्ड है डिफरेंशिएशन पर। जैसा मैंने आपको लेक्चर नोट्स में, मैंने आपको लेक्चर वीडियोज़ में डिफाइन किया है। तो इसकी कैटेगरी कंटेंट क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा है, तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो आज की वीडियो है ये MCQ4 का पार्ट 1 है। इसमें भी 3 पार्ट मैंने क्रिएट किए हैं। पहले पार्ट में डिस्कशन होगा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी बेस पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। नेक्स्ट पार्ट में एनालिटिक फंक्शन, कॉन्जुगेट फाइंड करना, इस पर बेस्ड होगा। नेक्स्ट पार्ट में हार्मोनिक, मिलने थॉमसन, मैपिंग, इस पर बेस्ड होगा। तो जैसे कंटेंट हैं उसके हिसाब से मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो आज की इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक कंसर्न क्या है, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। टॉपिक्स में मैंने लिया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो मीनिंग देयर बाय पार्ट 1 आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पर बेस्ड होगा। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज या डेफिनेशन या मैग्नीट्यूड या इनसे बेस कोई न्यूमेरिकल बन सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो कि प्योरली प्रॉपर्टी बेस्ड है। इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो नंबर हैं आपके पास Z1 एंड Z2, तो उनके सम का मॉडुलस यानी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए इक्वल्स टू Z1 प्लस मॉड Z2। ऑप्शन बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ऑप्शन सी लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। या ऑप्शन डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो ये प्योरली प्रॉपर्टी बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो ये प्रॉपर्टी आपने नोट्स में भी मेरे देखी होगी। सम ऑफ यानी Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ये इसके बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा वेक्टर में मैं लेके जा रहा हूँ और वहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि वेक्टर की फॉर्मेशन को देखते हुए ही हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की फॉर्मेशन में मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ से आप समझेंगे। तो मैंने क्वेश्चन क्या एराइज किया, लेट वी वेक्टर बी द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल इन XY प्लेन। कोई XY प्लेन है जिसमें वी वेक्टर शो कर रहा है किसी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी को। देन इट कैन बी एक्सप्रेस एज, यानी वेक्टर फॉर्म में आप उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? ऑप्शन ए वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर को। ऑप्शन बी वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी वाई। ऑप्शन सी वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई माइनस वी वाई जे। या ऑप्शन डी वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स माइनस वी वाई। तो पहले तो आपको ये समझना है अच्छे से कि अगर v के ऊपर वेक्टर आ गया, यानी अगर कोई वेक्टर है आपके पास, वेक्टर फंक्शन है, तो वेक्टर फंक्शन के अंदर क्या आ जाता है? वेक्टर फंक्शन जो है उसके अंदर डायरेक्शंस प्रेजेंट हो जाते हैं। यानी वैल्यू प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये भी कह सकते हो इसको, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये प्रेजेंट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं आप वेक्टर। तो जब कोई वेक्टर बना किसी प्लेन x और y के अंदर, ये आपका प्लेन है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो x पर जो डायरेक्शन होगी वो i कैप, y पर जो डायरेक्शन होगी दैट इज j कैप, और z एक्सिस पर जो डायरेक्शन होगी दैट इज k कैप। दीज आर द डायरेक्शंस i, j, k।
तो कोई वेक्टर कैसे क्रिएट होता है, उस वेक्टर में वेक्टर और स्केलर में जो डिफरेंस होता है ये मैंने भी एक्सप्लेन किया है। स्केलर में सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस होते हैं। और डायरेक्शंस कैसे गिवन होते हैं एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप, जेड एक्सिस पे के कैप। तो इसने कहा है एक्स वाई प्लेन है, तो डायरेक्शन हो गया आई कैप और जे कैप। तो आई कैप और जे कैप के साथ एक्स एक्सिस पर क्या वेलोसिटी वी एक्स, वाई एक्सिस पर क्या वेलोसिटी वी वाई। तो देयरफॉर वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, यानी आई जे के वाला ही सही होगा। आई जे के वाला सही है तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया। अब ऑप्शन ए और बी बचा। ऑप्शन ए और बी में वी वेक्टर इज ए सम ऑफ देयर कंपोनेंट, सम ऑफ देयर कंपोनेंट, नॉट द डिफरेंस ऑफ देयर कंपोनेंट। तो सम करेंगे आप तो वी एक्स और वी वाई आपको मिल जाएगा प्लस साइन के साथ। तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये वेक्टर का जो जिक्र किया वो किस लिए किया, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड की बात की गई। ये मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस वैल्यूज वहां से निकलनी शुरू हुई वेक्टर से, जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर भी अप्लाई होती है। अब ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करूंगा इसको अब आप देखोगे। तो जब हमने वेक्टर को क्रिएट करना सीख लिया कि वेक्टर किसी डायरेक्शन से और मैग्नीट्यूड से फाइंड होता है और लिखा इस तरीके से जाता है वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो जब अगर इसका हमें रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस वेलोसिटी का वी एक्स प्लस वी वाई का, तो वी इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी वाई का अगर आपको रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू, यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे मॉड वी और ये बराबर होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो यहां आपने किसी वेक्टर फॉर्म को समझा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी v बराबर थी वी एक्स प्लस वी वाई, वो तो वेक्टर था, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। तो वहां से आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा। अब यहां से फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन शुरू होता है कि इफ मॉड ऑफ एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, यानी किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मॉडुलस कॉन्स्टेंट है, देन एफ जेड इज। तो अब इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके पास एफ जेड इक्वल्स टू जो दिया गया है वो मान लीजिए आपके पास है जेड स्क्वायर प्लस टू, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने। जब आपने इसको सॉल्व किया तो एक्स प्लस वाई आई वाई का होल स्क्वायर प्लस टू, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई प्लस टू। यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया प्लस आयोटा टू एक्स वाई। तो तुम्हें मिल रहा है ये ए प्लस आई बी, ऐसे समझिए। तो इस फंक्शन का एफ जेड का मॉडुलस बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं ए प्लस आई बी समझता हूँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को। तो अगर ए और बी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हैं, समझिएगा ऐसे, अगर ए और बी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड हैं, एक्स वाई हैं, तो उस कंडीशन में इसका मॉडुलस कैसा आएगा, वेरिएबल फॉर्म में आएगा, है ना। जैसा मैंने ये एग्जांपल लिया और आपको समझाया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो दैट इज ए एंड दैट इज बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। मुझे इसका आंसर नहीं निकालना, बस समझाना है आपको कि यदि फंक्शन के अंदर वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसके मॉडुलस में भी तो वेरिएबल फॉर्म आएगी। तो अगर अब सवाल आपसे ये कह रहा है कि इफ मॉड एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, अगर वो इसको कांस्टेंट कह रहा है कि इसका आंसर कांस्टेंट है, तो नेचुरल सी बात है कि ए और बी जो है वो वेरिएबल फॉर्म में नहीं होंगे, फिर वो किस फॉर्म में होंगे, ए और बी कांस्टेंट फॉर्म में होंगे, यानी ए इज आल्सो कांस्टेंट एंड बी इज आल्सो कांस्टेंट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल मान लो ए बराबर है 2, बी बराबर है 1, तो ए प्लस आई बी ये मिलकर बना एफ जेड कोई फंक्शन। और जब इसमें ए और बी की मैंने वैल्यू डाली तो आया 2 प्लस आई। तो अब आप ये देखिए कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कांस्टेंट है, और जब आप इसका मॉडुलस निकालते हैं, एफ जेड का मॉड निकालते हैं,
तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ 4 + 1 दैट इज अंडर रूट 5 दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो एक्सप्लेन करने से समझ में आ गया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मॉडुलस कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो एफ कैसा होगा, क्या वेरिएबल होगा, अभी समझाया नहीं। क्या पार्शली वेरिएबल होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या कांस्टेंट होगा, यस, या नन ऑफ दीज। तो क्लियर आपको दिखता है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 5 में, अब यहां मैंने उस डेफिनेशन प्रॉपर्टी को हटाकर अब वैल्यू डाल दी u + i v। अब मैंने u और v दे दिया क्योंकि धीरे धीरे हमें ऐसे ही चलना है कि w बराबर, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन w होता है जो बराबर होता है f के, और ये बराबर होता है u + i v के। ये ऐसे चलता है वर्क कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो धीरे धीरे मैं तुम्हें u + i v की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास f बराबर u + i v है, या आप जानते हैं कि f बराबर u + i v होता है, देन इसका मॉडुलस किसके बराबर होगा। तो अभी जैसे पीछे आपको समझाया, अंडर रूट ऑफ u² + v²। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो अभी ये जितना पार्ट चल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है, उसका मॉडुलस क्या है ना, इस तरीके से मैं पार्ट को ले रहा हूँ। प्रॉपर्टीज क्या है, अभी लिमिट कंटिन्यूटी पर लेकर नहीं गया, अभी आपको मैं इतनी चीजों को सिखा रहा हूँ कि आप पहले ये बेस तैयार करें अपना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 में z = आपको गिवन है r cos थीटा + iota sin थीटा, ये गिवन है आपको, लेकिन वैल्यू पूछ रहा है मॉड z का क्यूब। तो पहले तो मुझे मॉड z पता हो तभी तो क्यूब करूंगा। तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को इसमें रखूं तो मॉड z का मतलब हो गया मॉड r, इसकी अगर मैं r के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा r cos थीटा + ir sin थीटा, ठीक, इसकी पावर 3। तो यहां आपको ये दिख रहा है कि ये पार्ट a है और ये पार्ट b है और इस पूरे का मॉड है। तो ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा अंडर रूट ऑफ a² यानी r² cos² थीटा + r² sin² थीटा, ठीक, मॉड हट गया, अंडर रूट आ गया, a² + b² हो गया, इसकी पावर 3। इसमें से r² को कॉमन लेके बाहर निकालोगे अंडर रूट से तो बाहर आ जाएगा r, और अंदर बचेगा आपका cos² थीटा + sin² थीटा, ठीक, और इस पूरे के ऊपर क्या है, क्यूब, जैसे सवाल ने दिया। cos² + sin² थीटा ये 1 होता है ट्रिग्नोमेट्रिकली फॉर्मूले से, तो आपको मिला r, इसकी पावर 3 दैट इज r³। पहला आंसर cos थीटा + i sin थीटा का क्यूब, गलत। दूसरा r³ cos थीटा + i sin थीटा का क्यूब, गलत, ये भी गलत है। नेक्स्ट इज r³/2, नहीं, एंड फोर्थ इज r³, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। नंबर 7, क्लासिफाई द रीजन 0 < mod z < 1। इसका मतलब क्या है कि इस रेंज की जो रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। तो इस 0 से 1 को आप क्या बोलेंगे, ये ओपन रीजन है या क्लोज रीजन है, भाई ये बिटवीन की है ना वैल्यू, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी ये बिटवीन रीजन है, ये रीजन बिटवीन 0 to 1, यही तो कहना मतलब है। तो ये जो 0 to 1 के बिटवीन का पोर्शन इसने दिया हुआ है, इस तरीके से दिया है, तो ये नहीं पूछ रहा है कि इसके अंदर का कुछ बताइए, ये पूछ रहा है कि इस रीजन पर जो बिटवीन का रीजन है, इस रीजन में इंटरवल कैसा होता है या रीजन कैसा होता है। तो अब जो आपको ये मैंने लिखा है और ये साइन बनाया है, ये साइन कैसा रीजन दे रहा है आपको, क्या ओपन इंटरवल है यानी ओपन रीजन है, या क्लोज इंटरवल है, क्लोज रीजन है, या सेमी क्लोज्ड है या सेमी ओपन है। यानी आपके पास कुछ टाइप में आपको याद दिलाऊं, एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट, राइट, एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट। तो आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी जो ABCD में आपको दे दिया गया है। तो इसको देखकर बताइए कैसा है ये। तो ये क्लियर आपको दिखता है कि 0 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, ओपन रीजन है, ओपन इंटरवल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए
इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट नंबर 8 से स्टार्ट होती है लिमिट। तो पहला सवाल है द लिमिट z टेंडिंग टू 0 z बार अपॉन z, और ये along द इमेजनरी एक्सिस पूछ रहा है कि along द इमेजनरी एक्सिस इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो इमेजनरी एक्सिस पर मैं जाऊं उससे पहले मैं इस चीज को भी क्लियर कर दूं, ये मैंने अपनी वीडियोस में भी क्लियर किया है कि अगर लिमिटिंग अप्रोच के अंदर चाहे वो टॉपिक लिमिट का हो, चाहे कंटिन्यूटी का हो, चाहे डिफरेंशियबिलिटी का हो, अगर फंक्शन के अंदर z बार है, मॉड z है, आर ई ऑफ z है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ z बार हो, मॉड z हो, आर ई ऑफ z हो या आई एम ऑफ z हो, यानी रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट, अगर इस तरीके से फंक्शन में कोई भी वैल्यू दी गई है तो आप ऐसे न्यूमेरिकल को x और y में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही x और y में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आपके पास डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए या लिमिट को लगाने के लिए आपको एक्सिस के थ्रू जाना पड़ेगा, यानी x एक्सिस जिसको बोलते हैं रियल एक्सिस, y एक्सिस जिसको बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस, फिर कोई लाइन होगी y बराबर x यानी पाथवे, फिर एक कर्व। तो पाथवे इस्तेमाल करना है और पाथवे इस्तेमाल करके तब इसकी लिमिटिंग अप्रोच को निकालते हैं। तो ये तो मैंने एक तुम्हें कंसेप्ट बताया है, खाली इस सवाल के लिए नहीं। अब इस अगले सवाल में आर ई ऑफ जेड लिख दूं या उससे अगले सवाल में मॉड जेड लिख दूं, तो तुम्हें करने का तरीका ये आना चाहिए जो अभी एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। तो पाथवे ऐसा न्यूमेरिकल में जो लगता है वो लगता है पाथवे, और पाथवे के 4 फॉर्म है डिफरेंशियबिलिटी के लिए, along real, along imaginary, along the line y बराबर mx and along the curve y is equal to x square, तब जाके आप निकालते हैं। तो फिलहाल पाथवे मुझे इस्तेमाल करना है, उस पाथवे में 4 पाथ इस्तेमाल नहीं करने, न्यूमेरिकल ने फिक्स कर दिया इमेजनरी एक्सिस पर बताया। तो अब मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। पहले मैंने क्या किया, लिमिट z टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू को डाला। z बार होता है x माइनस आई वाई और z होता है x प्लस आई वाई। तो मैंने इसको तो x और y में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी तो कर सकता हूं। इसका एक तरीका लिखने का ये है कि z का मतलब होता है x प्लस आई वाई टेंडिंग टू 0, तो 0 प्लस 0 आई कर दूंगा मैं इसे, खाली 0 की जगह। तो यहां से मिलेगा तुम्हें x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0, इसका मतलब ये है। तो मैंने इसको लिख दिया x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0। अब मेरे पास फंक्शन ये है, न्यूमेरिकल ये था, इसको चेंज करने के बाद फंक्शन ये बन गया और लिमिटिंग अप्रोच ये आ गई। इसमें पार्ट हमें दिया है इमेजनरी एक्सिस। इमेजनरी एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से along y एक्सिस। तो along y एक्सिस का मतलब हो गया कि पहले तो फंक्शन में लिमिटिंग अप्रोच लगाएंगे x की, और जो फिर रिजल्ट आए उसमें लगाएंगे फिर y की। ये तरीका पता लगा इमेजनरी एक्सिस पर। ठीक जी। तो आपने पहले x टेंडिंग टू 0 डाला, 0 डालने पर आपको मिला y टेंडिंग टू 0, और x जहां पर है वहां रख दिया आपने 0। ठीक, ये रखने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने से पहले सिंप्लीफाई करना है फिर रखना है, तो इसे काट देंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -1। ठीक, यानी लिमिटिंग अप्रोच को डालने से पहले ही ये कैंसिल हो गया और यहां आ गया रिजल्ट -1। तो इमेजनरी एक्सिस पर इस लिमिटिंग अप्रोच पर फंक्शन की वैल्यू x और y में कन्वर्ट करने के बाद -1 आती है। अब ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको क्लियर समझ में आ जाता है। ऑप्शन बी -1 इज द राइट आंसर। तो ये मैंने इमेजनरी पर करके दिखा दिया। अगर वहां एग्जाम में रियल एक्सिस आ जाए तो रियल एक्सिस का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है कि इस फंक्शन में पहले y की लिमिट को रखो फिर उसके बाद x की लिमिट को रखो। अगर रियल और इमेजनरी ना पूछकर वो कहते हैं कि लाइन, तो तुम्हें फिर पहले रखना है लिमिट y टेंडिंग टू mx एंड x टेंडिंग टू 0, यानी फंक्शन में y की जगह mx रखते हैं तो लाइन के लिए सॉल्व हो जाएगा,
पूरा फंक्शन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद एक्स की अप्रोच 0 डाल दीजिए तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और ऐसे ही करके तो पाथ वे जो मैंने यहाँ समझाया आपको, अगर न्यूमेरिकल के अंदर फंक्शन कुछ इस टाइप का है तो आप पाथ वे पर सॉल्व करके निकालेंगे। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सिंपल न्यूमेरिकल लिमिट के z की टर्म में तो नहीं दिए जाएंगे 2 नंबर में, ये भी समझ में आ गया कि ऐसा सवाल तो नहीं मिलेगा तुम्हें कि लिमिट z टेंडिंग टू 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3, ये तो नहीं देगा क्योंकि तो सिंपल है, 1 डालना है, 1 डाल के रिजल्ट आ जाएगा इसका 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आपका हो गया आपका 2 और 3 2 1 3 और 3 6 यानी 1/2। ये सॉल्व नहीं कराएगा आपसे, ये नहीं देगा, वो देगा ऐसा फंक्शन जिसको पाथवे में जाके सोल्यूशन करना। चलें आगे नेक्स्ट। तो नंबर 8 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 आपसे कह रहा है कि एट द ओरिजिन 0 0। अब देखिए इसने भी 0 0 जो दिया है वो एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते हुए दिया है। क्यों? क्योंकि फंक्शन में z बार आ रहा है, तो ये z के लिए सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं ये लिखता हूं लिमिट z टेंडिंग टू 0 fz, और fz की जगह अगर मैं डाल दूं लिमिट z टेंडिंग टू 0 z बार, तो z की लिमिट तो है मेरे पास, इसकी लिमिट नहीं है। अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? क्योंकि ये z में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये x और y में कन्वर्ट हो सकता है, सिमिलरली z भी हो सकता है। तो जब हमें ऐसे फंक्शन दिखते हैं जिनमें z बार, आर ई ऑफ z, आई एम ऑफ z है ना, मॉडुलस ऑफ z, अगर ये चीज़ें आ जाएंगी तो उसकी लिमिटिंग अप्रोच फुलफिल उसको नहीं करती है, तो इसलिए हम ऐसे फंक्शन को x और y में कन्वर्ट करते हैं। तो जब मैंने इस फंक्शन को x और y में कन्वर्ट किया तो मुझे क्या मिला? fz जो दिया गया है z बार, इसका मतलब हो गया x प्लस आई वाई मल्टीप्लाइड विद x माइनस आई वाई। ठीक, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1, तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फंक्शन तो मेरे पास ये आ गया। अब इस फंक्शन की वैल्यू क्योंकि 0 0 पर लेनी है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं लेता हूं अलोंग x एक्सिस, तो अलोंग x एक्सिस का मतलब हो गया y बराबर 0, तो y बराबर जैसे ही इसमें डाल दूंगा मैं तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0, और अब x की लिमिटिंग अप्रोच डालूंगा तो आ जाएगा 0। ऐसे ही अलोंग y एक्सिस में निकालूं तो y एक्सिस का मतलब क्या होता है? x बराबर 0, तो x बराबर 0 डालते ही मेरे पास आया ये सवाल लिमिट y टेंडिंग टू 0 0 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 0। तो आप देख रहे हैं कि अलोंग x भी रिजल्ट 0 है और अलोंग y भी रिजल्ट 0 है, देयरफॉर लिमिट x y टेंडिंग टू 0 0 हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ 0 0। एफ ऑफ 0 0 का मतलब क्या है कि ओरिजिन पर इस फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है, तो ये इसके बराबर दिखी, और जब ये बराबर हो इस तरीके से तो आप कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस पर? ओरिजिन पर। तो कंटिन्यूटी तो प्रूफ हो गई। बी ऑप्शन में अगर आप देखें तो डिफरेंशिएबल है, सी ऑप्शन में देखें तो बोथ ए एंड बी है, और डी ऑप्शन में देखें तो नन ऑफ दीज है। तो डी में तो बाद में देखेंगे क्योंकि नन ऑफ दीज तो अब रहा ही नहीं, कंटिन्यूस तो प्रूफ हो गया। तो अब हमें बी और सी में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि क्या ये फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल भी है या नहीं, क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएबल हुआ तो फिर इसका राइट आंसर सी होगा। ए हम प्रूफ कर चुके हैं, बी और निकल जाता है, तो फिर राइट आंसर सी है। और अगर बी प्रूफ नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल ये नहीं है, तो बी और सी भी कट गए, तो डी पहले कट गया, डी गलत है, बी और सी एक बार डिफरेंशिएबल चेक करके मिलेंगे। तो क्योंकि ये एक्स और वाई में है तो आपको पाथवे इस्तेमाल करना है, राइट। पाथवे ने पहले कहा रियल पर, अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, मैं समझिएगा, रियल पर। रियल का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस, और ये निकाला है अभी आपने एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा कि पहले लिमिट वाई की लगाएंगे फिर एक्स की लगाएंगे,
किस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। तो आंसर 0 ही आना है। जब आप इमेजनरी पर लेंगे तो इमेजनरी पर चेंज हो जाएगा, पहले लिमिट की अप्रोच एक्स में लगनी है फिर वाई में लगनी है, लेकिन फंक्शन तो वही है, फिर 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले ही 2 पर, हालांकि लाइन पर भी वो आएगा, अगर मैं चाहूँ दिखाना आपको, प्रूफ करना चाहूँ तो देखिए आप इसको, लाइन पर, लाइन का मतलब हो गया लिमिट y टेंडिंग टू एम एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y की जगह एम एक्स डाल दोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, और बचेगी लिमिट x टेंडिंग टू 0, और जैसे ही 0 डालोगे तो आंसर इज 0। तो आप देख रहे हैं कि रियल एक्सिस पर भी 0, इमेजनरी पर भी 0, लाइन पर भी 0, और अगर आप कर्व पे भी निकालेंगे तो भी इस फंक्शन का रिजल्ट ओरिजिन पर 0 ही आना है। तो आप देखेंगे कि सारे पाथवे का रिजल्ट सेम है, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। यानी ये कंटिन्यूस भी हमने प्रूव कर दिया एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी प्रूव कर दिया। तो अब कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस न्यूमेरिकल का आंसर ऑप्शन सी है। तो ये केयरफुली ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को कि आप एक चीज़ को प्रूफ करते ही न्यूमेरिकल छोड़ मत देना, यानी एक ऑप्शन पे टिक करके न्यूमेरिकल को वहाँ पर छोड़ मत देना। एक बार ये इंश्योर कर लेना कि रिमेनिंग बचे हुए जो ऑप्शंस हैं क्या उनमें से कोई और ऑप्शन तो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये ऐसा हुआ और ऐसा कोई सवाल मिल गया, जैसे मैं यहाँ आपको एमसीक्यू में दिखा रहा हूँ, ये जानबूझकर मैंने इस तरीके से न्यूमेरिकल को प्लेस करा और इसीलिए मुझे टाइम भी लग रहा है। एक रिगरस एक्सरसाइज मेरी चलती है कि मैं न्यूमेरिकल को इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म में लाता हूँ कि आप उसके कंसेप्ट को भी समझें और साथ में न्यूमेरिकल की टीडीएस फॉर्म को समझें कि भाई ये सवाल अगर मैं डिफरेंशिएबल ना प्रूव करूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंटिन्यूस पे टिक करके अगले सवाल पर चले जाएंगे, एक जल्दबाजी उनके दिमाग में होगी, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ को प्रूव किया, दूसरे ऑप्शन को देखा नहीं, बस पहले ऑप्शन पर चेक कर रहे थे कि कंटिन्यूटी को चेक करते हैं और कंटिन्यूटी मिल गई, उन्होंने उसको टिक किया, अगले सवाल पे चले गए। जबकि ऑप्शन बी डिफरेंशिएबल कह रहा है और ऑप्शन सी ए और बी कह रहा है ना। अगर ये ऑप्शन सी नहीं होता, यहाँ पर कुछ और दे दिया जाता, तो फिर ये 2 आंसर वाला क्वेश्चन हो जाता, ए और बी। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ही समझनी है। मैं इसीलिए डिफरेंट वैरायटी के पोर्शन को डालकर ऑप्शन में चेंजेस करके, न्यूमेरिकल में चेंजेस करके मैं इस तरीके से क्वेश्चंस को प्लेस कर रहा हूँ, और शायद इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 10 में, फंक्शन के अंदर मैंने 1/z z-1 z-2 ये दे दिया, z इंटू z-1 z-2, और ये कहा कि ये बताइए कि ये किस z की किस वैल्यू पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ये पूछा मैंने। तो नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब तो एक ये हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यही मतलब हुआ नॉट डिफरेंशिएबल का। और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या आया कि लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी है, ये भी कह सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई सॉल्व कर रहे थे और इन्फिनिटी आ गई, और इन्फिनिटी आ रही तो हमें ये पता लग पा रहा है कि भाई इस पॉइंट पर फंक्शन इन्फिनिटी होता है, जिससे कि वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी और जिससे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इस चेन को समझिए, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट और उसकी वैल्यू फाइनाइट। समझा, इस पॉइंट को समझा आपने। और नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब हुआ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और डज नॉट एग्जिस्ट कब होगी, जब वो फाइनाइट नहीं होगी, यानी इनफाइनाइट। तो आपको बस इस फंक्शन में देख के बताना है कि z की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको इन्फिनिटी कर रही है फंक्शन। जैसे ही आपको वो पॉइंट पता लग जाएंगे कि ओके दिस पॉइंट पर फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है, तो उसकी लिमिटिंग अप्रोच एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर ना। तो अब इसमें से देखकर बताइए कि डिनोमिनेटर में जो ये टर्म है, अगर मैं इनको 0 के बराबर रख दूं तो मुझे z की वैल्यू मिलेंगी। तो z की वैल्यू क्या मिलेंगी, 0
1 एंड 2। तो यानी इन तीन वैल्यू को छोड़कर, या पहले बात करूं इन तीन वैल्यूज को डालकर, कोई सी भी मैं तीन वैल्यू इनमें से एक लेके डाल दूं। अगर मैं 0 डाल दूं z की जगह, तो भले ही बाकी दो फैक्टर दो रिजल्ट देंगे, लेकिन ये 0 होने से सारा 0 हो जाएगा, और 1/0 इज इन्फिनिटी। ऐसे ही 1 डालोगे तो भी रिजल्ट नीचे 0 आ जाएगा और इन्फिनिटी बन जाएगा, और 2 डालोगे तब भी रिजल्ट नीचे 0 बनेगा और ऊपर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो मीनिंग ये निकला कि ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी होगा, जिनकी वैल्यू से फंक्शन इन्फिनिटी होगा, और जब फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फॉलोइंग फंक्शन क्या कहलाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। डन। तो पहला ऑप्शन 0, यस 0 इंक्लूड है। दूसरा ऑप्शन 1, यस 1 भी इंक्लूड है, 1 से भी नॉट डिफरेंशिएबल है। और तीसरा ऑप्शन है 2, तो 2 भी इंक्लूड है। तो अगर कहीं होता 0, 1, 2 तो मैं लगा देता उस पर टिक, लेकिन ये तीनों में ही दे रखा है तो तीनों ही सही है। तो जब हमने चौथा पढ़ा, चौथे में कह रहा है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज का मतलब हो गया पहले तीनों सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझे कैसे इसको करना है? नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू z इंटू आर ई जेड अपॉन मॉड जेड। ठीक, और इसने कहा एट z इक्वल्स टू 0। इस पर चेक कीजिए, नेचर फाइंड कीजिए। ऑप्शन में कंटिन्यूटी भी आ रही है, यानी कंटिन्यूस भी आ रहा है, डिफरेंशिएबल भी आ रहा है, बोथ भी आ रहा है, और नॉट कंटिन्यूस भी आ रहा है। सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पहले हम कंटिन्यूटी प्रूफ करते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। तो कंटिन्यूटी देखें पहले। कंटिन्यूस फंक्शन कहता है कि लिमिटिंग अप्रोच लगाइए इस पर, और वो बराबर होना चाहिए एफ ए के। और एफ ए क्या है? एफ ए का मतलब है z बराबर 0, यही तो a है, यानी f0। और f0 का मतलब क्या हो गया? f0 का मतलब हो गया कि आप इसमें जो है z बराबर 0 रख रहे हैं। तो z बराबर 0 रखने पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या मिल रही है? भाई यहाँ पे z बराबर 0 रखा तो आपको 0 मिल जाएगी। तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है f0 इक्वल्स टू 0। तो अब बस मुझे लिमिटिंग अप्रोच देखनी है। तो मैंने पहले इसको चेंज किया लिमिटिंग अप्रोच पे, क्योंकि लिमिटिंग अप्रोच आर ई पे तो नहीं डाल सकता, मॉड जेड पे तो नहीं डाल सकता। तो मुझे इस फंक्शन को x और y में कन्वर्ट करना होगा। तो जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो मैंने लिखा x प्लस आई वाई इंटू आर ई ऑफ जेड। आर ई ऑफ जेड का मतलब क्या है? रियल पार्ट ऑफ क्या? x प्लस आई वाई अपॉन मॉड जेड का मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन क्या है? रियल पार्ट इसमें x, तो ये मिला आपको x प्लस आई वाई इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, जिसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो फंक्शन मेरे पास अब ये आ गया। अब इस फंक्शन पर लिमिटिंग अप्रोच लगा रहा हूँ मैं x और y की 0, क्योंकि z 0 दिया गया तो इसका मतलब हो गया x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आई। तो x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0, ये मिल गया मुझे। तो मैंने अलोंग पहला पार्ट अलोंग x एक्सिस मैंने लिमिटिंग अप्रोच फाइंड की। क्योंकि मैं डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कर रहा तो मैं पाथवे नहीं कर रहा, मैं एक्सिस पर चेक कर रहा हूँ जो कि दोनों z के अंदर प्रेजेंट है। तो जब अलोंग एक x एक्सिस कर रहे हो तो इसका मतलब है y बराबर 0। तो x टेंडिंग टू 0 और इस फंक्शन में y 0 डाल दीजिए तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा, जिसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल और लिमिट डालने पर 0 रिजल्ट आ जाएगा, यानी अलोंग x 0 है। अब अगर अलोंग y निकालें, अलोंग y एक्सिस का मतलब हो गया लिमिट, भाई y एक्सिस पे क्या होता है? x बराबर 0, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 और इस फंक्शन में x बराबर 0 रख दीजिए। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर तो आ जाएगा 0 और डिनोमिनेटर में बचेगा सिर्फ अंडर रूट वाई स्क्वायर, यानी लिमिट y टेंडिंग टू 0 0 अपॉन y। और जैसे ही y टेंडिंग टू 0 इसमें डालेंगे तो ये फॉर्म 0 नहीं आएगी, ये आएगी 0/0, और 0/0 का मतलब है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म।
तो इसका सोल्यूशन नहीं करना मुझे, अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रही है अलोंग y पर, तो यानी कि z टेंडिंग टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। भाई इंडिविजुअली मैं इसको एक्स वाई में तोड़ के लेकर चल रहा हूँ, वो भी इस रीजन से क्योंकि आर ई ऑफ जेड और मॉड जेड दिया हुआ है। लेकिन इससे ये भी तो क्लियर हो रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये जीरो रिजल्ट दे रहा है, फाइनाइट दे रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही अलोंग वाई एक्सिस गया तो ये फॉर्म 0/0 बन गई, और 0/0 का मतलब है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जब फॉर्म इनडिटर्मिनेंट हो गई तो एक्स और वाई मिलके ही तो जेड बनाए, तो इसका मतलब ये निकला कि लिमिट z टेंडिंग टू 0 एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो एफ ए तो 0 है, तो हमारी जब ये डज नॉट एग्जिस्ट है तो ये बराबर नहीं होगी एफ ए के, और जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या प्रूफ नहीं हुआ, कंटिन्यूस प्रूफ नहीं हुआ। तो ये कैसा हो गया, नॉट कंटिन्यूस। और जब ये नॉट कंटिन्यूस हो गया तो डिफरेंशिएबिलिटी का ऑप्शन ही उठता। एम आई राइट और रॉन्ग? जब फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा? इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसका रूल भी है, इसका एक नोटिंग भी है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, उल्टा बोल रहा हूं मैं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। और तीसरा पॉइंट, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस है, तो डी गलत हो गया। बी पर आते हैं तो बी वैसे गलत हो गया क्योंकि फंक्शन जब कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। और ऑप्शन ए और बी ये है ही नहीं, तो केवल इसमें एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर ए, नॉट कंटिन्यूस। इसी फॉर्मेशन में हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12 पर। नंबर 12 में आपको फंक्शन दिया गया है एफ जेड इक्वल्स टू जेड, राइट, और उसमें ये पूछ रहा है कि प्रूफ करिए कि ये फंक्शन ए पार्ट क्या कंटिन्यूस है, बी पार्ट क्या डिफरेंशिएबल है, सी पार्ट बोथ ए एंड बी है, या डी पार्ट ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ज़रा इस सवाल में 12 में और 11 में दोनों में ज़रा अंतर देखिए। दोनों में ही नेचर पूछ रहा है, दोनों में ही फंक्शन गिवन है, बट एक ड्रास्टिक अंतर क्या है कि 11 न्यूमेरिकल नंबर में वो पॉइंट दिया गया है जिस पर हम कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। यानी हमें वो जब तक पॉइंट नहीं मिलेगा हम कैसे बताएंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है दैट पॉइंट पर या डिफरेंशिएबल है दैट पॉइंट पर, क्योंकि दोनों की फॉर्मेशन वो पॉइंट डिमांड करती हैं जिस पर फंक्शन कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल प्रूफ होगा। तो क्या 12th न्यूमेरिकल में कोई पॉइंट गिवन है? मैं अब फंक्शन की बात नहीं कर रहा, सॉल्व करने की बात कोई नहीं कर रहा मैं आपसे, किसको सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे। मैं अब एफ जेड मेरे पास है, अब मैं एफ ए कैसे निकालूं? कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूस की डेफिनेशन है कि लिमिट z टेंडिंग टू दैट पॉइंट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए। अगर ये है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मुझे भाई ये पॉइंट चाहिए ए, क्या लूं? ऐसे ही जब डिफरेंशिएबल प्रूफ करते हो तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन कहती है लिमिट z टेंडिंग टू ए एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड। तो यहां भी तो ए रिक्वायर है, देख रहे हैं, और ए क्या है? वो पॉइंट जो न्यूमेरिकल देता है जिस पर हमें प्रूफ करना है, वो भले ही ओरिजिन हो, वो भले ही ओरिजिन से सर्टेन कोई और पॉइंट। तो नंबर 12 में जब पॉइंट नहीं दिया गया तो मैं कंटिन्यूस कैसे प्रूफ करूं, मैं डिफरेंशिएबल कैसे प्रूफ करूं? तो ना तो ऑप्शन ए मिला ना ऑप्शन बी मिला। तीसरे ऑप्शन पर गया तो वहां लिख रहा है बोथ ए एंड बी, तो ए और बी तो हो ही नहीं रहे क्योंकि पॉइंट गिवन नहीं है, तो सी भी गलत हो गया। लेकिन डी में एक ऐसी लाइन लिखी है कि उसमें आप ये कह रहे हैं नॉट डिफरेंशिएबल। तो इन चारों में तो यही दिखता है, अगर इस चौथे पे वो लिख देता नॉट कंटिन्यूस तो भी मैं इस पे टिक करता।
और इसने कहा है नॉट डिफरेंशिएबल, तो यस नॉट डिफरेंशिएबल तो है, क्योंकि जब पॉइंट गिवन नहीं है, जो पॉइंट हमें रिक्वायर है, तो ना तो ये कंटिन्यूस है और ना ही ये डिफरेंशिएबल है। तो अगर मेरे इस पॉइंट को समझ पा रहे हो तो जल्दबाजी में कोई क्लियर कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, कब कंटिन्यूस होगा, कब नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कब नॉट कंटिन्यूस होगा। देयर इज ए मैंडेटरी वन फंक्शन एंड देयर इज ए मैंडेटरी वन पॉइंट। नेक्स्ट नंबर 13। नंबर 13 में फिर क्वेश्चन लिया आपसे कि फाइंड द नेचर ऑफ द फंक्शन। आप जरा ऑप्शन रीड कीजिए, प्रूफ बाद में करेंगे, ऑप्शन रीड कीजिए। कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, बोथ ए एंड बी, नॉट डिफरेंशिएबल। देख रहे हैं? यानी अगर कहीं प्रूफ हो रहा है फंक्शन में, अगर यहां ऊपर न्यूमेरिकल में अगर कोई पॉइंट नहीं दिया गया है और ऑप्शन में कोई पॉइंट दे दिया गया है, तो वो जस्टिफाई कर रहा है। यानी कंटिन्यूस तो नहीं है क्योंकि पॉइंट गिवन नहीं है, तो कंटिन्यूस तो नहीं है। ए और बी के लिए ए की फॉल्ट मिल गया है, ए का आंसर ट्रू नहीं है, तो ये सी भी गलत हो गया। तो ए और सी तो नहीं है, क्लियर, पहले सवाल देखते ही मैं पहचान गया, ना तो ए है ना सी है। नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है, बट पहले चेक कर लूँ क्या ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल ओरिजिन पर हुआ तो ऑप्शन बी सही है, और अगर नहीं हुआ तो फिर ऑप्शन डी सही है। यानी इन चार में से मैंने सीधे सीधे बता दिया कि दो पर मुझे काम करना है। दो तो ऑलरेडी पहले ही इस लाइन को देखते ही मैं समझ गया कि पॉइंट गिवन नहीं है तो ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। डन, ये दो तो नहीं है। अब इन दो की चेकिंग चल रही है। तो क्योंकि फंक्शन है z बार का होल स्क्वायर, एफ जेड क्या है, z बार का होल स्क्वायर, और z बार क्या होता है, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस 2i(xy). तो आपको मिला ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy। ये आपके पास एफ जेड आ गया इन टर्म्स ऑफ xy। ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0, और डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है तो पाथवे आ गया, पाथवे, जिसमें पहला पाथ हो गया रियल एक्सिस। रियल एक्सिस में पहले y 0 डाला जाता है, फिर x 0 डाला जाता है। तो जब y 0 डाला तो ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया क्योंकि यहाँ पर y है। तो बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर, रिजल्ट 0। जब लिमिट डाल दोगे, इमेजनरी एक्सिस पर आओगे, तो इमेजनरी एक्सिस का मतलब क्या है, इमेजनरी एक्सिस का मतलब है कि पहले x बराबर 0 डालेंगे, फिर y बराबर 0 डालेंगे। तो जब x 0 डाला तो ये 0, ये पूरा 0, यहाँ बचा y स्क्वायर। जब और इस पर लिमिट डालेंगे, लिमिट y टेंडिंग टू 0 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी 0 मिलेगा। डन। अगर लाइन डालते हैं y बराबर mx, तो यहाँ जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा mx स्क्वायर, और x टेंडिंग टू 0 डालेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। यानी लाइन पर भी ये 0 है। फिर कोई कर्व डालेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, और x टेंडिंग टू लिमिट पे वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर भी कर्व पर रिजल्ट इज 0। यानी चारों पाथवे जो मैंने नोट्स में भी बताया आपको वीडियो में, चारों पाथवे से आप जब चलेंगे तो चारों पाथवे से रिजल्ट आर सेम, रिजल्ट सेम 0 0 0 0। और जब रिजल्ट सेम हो जाए पाथवे से, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? तो डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है तो पाथवे पर जाना है मुझे। अगर z बार या मॉड z है ना, इस तरीके की, या आर ई जेड आई एम जेड ये दिया हुआ है तो हमें ऐसे करना है। लेकिन अगर पॉइंट नहीं गिवन है तो पहले ऑप्शन से समझ लो कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो लैंग्वेज पिछले वाले की भी तुम्हारे सामने है। मैं अगर पीछे आपको एक लेके जाऊँ 12 में, इस 12 में फंक्शन है, पॉइंट नहीं है, ए पार्ट में
पॉइंट नहीं पूछा, बी पार्ट में पॉइंट नहीं पूछा। जब पॉइंट ही नहीं है तो ये प्रूफ कैसे होगा? इसीलिए सीधे नॉट डिफरेंशिएबल आ गया। ये सही लाइन लिख रही है तो इस पर टिक कर दिया। ऐसे ही जब इस पर आए 13 पे, तो 13 में पहले में कोई पॉइंट नहीं है और सवाल में तो था ही नहीं, तो ये तो प्रूफ नहीं हो सकता कंटिन्यूअस। सी में बोथ ए एंड बी आ रहा है और ए तो गलत हो ही चुका है, तो सी भी नहीं है। बी और डी के लिए चेकिंग में हम कर रहे थे कि क्या डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट ओरिजिन पर होगा, तो उसके लिए क्योंकि z बार है इसमें, तो हमने पाथ वे इस्तेमाल किया। रियल एक्सिस, इमेजनरी एक्सिस, लाइन एंड कर्व, इन चारों पॉइंट पर, चारों पाथ पर रिजल्ट अगर सेम आता है तो आप कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। नंबर 14, इन ऑर्डर दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू मॉड जेड का होल स्क्वायर अपॉन जेड टू बी कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल्स टू 0, कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाता है। उसके लिए वी शुड डिफाइन एफ जीरो इक्वल्स टू, तो इसके लिए एक चेकिंग तो ये है कि क्यों ना मैं इसमें लिमिटिंग अप्रोच को डाल के देख लूं। लिमिटिंग अप्रोच इस पॉइंट पर अगर मुझे रिजल्ट जो दे रही है तो एफ जीरो वो होना जरूरी है, तभी तो कंटिन्यूअस प्रूफ होगा। तो मैंने इसको जब सॉल्व किया, मॉड जेड का होल स्क्वायर किया, तो वो मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आई वाई। ठीक, तो जब तक ये नीचे है वैल्यू मुझे फंक्शन की मिल गई। अब अगर मैं इसमें कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए अलोंग एक्स लेकर जाऊं आपको, तो अलोंग एक्स का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और पहले कर दो वाई टेंडिंग टू 0, फिर कर दो एक्स टेंडिंग टू 0। तो वाई टेंडिंग टू 0 करोगे तो आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल और यहाँ आ गया 0। अलोंग वाई एक्सिस या इमेजनरी एक्सिस करोगे तो पहले x बराबर 0 रखोगे, तब इसमें सॉल्व करोगे, तब भी रिजल्ट आएगा 0, यानी y टेंडिंग टू 0 वाई स्क्वायर अपॉन आई वाई, और जब इसमें वैल्यू डालोगे तब भी रिजल्ट आएगा 0। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि मैं चारों ही पाथवे लूँ या अलोंग x अलोंग y अगर मैं पाथ लेता हूँ मैं कंटिन्यूटी के लिए, तो उस कंडीशन में मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 0। तो लिमिटिंग अप्रोच तो 0 दिख रही है मुझे, यानी लिमिट z टेंडिंग टू 0 एफ जेड मुझे 0 मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, पाथवे से सॉल्व किया मैंने तो मुझे 0 मिल रहा है। तो ये कंटिन्यूअस कब होगा? जब ये बराबर होगा किसके? एफ ए के। तो एफ ए क्या होना चाहिए? एफ जीरो कितना होना चाहिए? ए के पॉइंट का मतलब है 0। एफ जीरो कितना होना चाहिए मेरे पास जो इसके बराबर आ जाए? तो यहाँ देख रहे हो आप 0। अगर एफ जीरो की वैल्यू 0 है तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केयरफुली सुनना और समझना, सवाल तो सॉल्व होना, क्योंकि एक एक करके तुम्हें आना शुरू हो ही रहा है, समझ ही रहे हो तुम इस बात को, है ना? तो इस चीज़ का सभी ख्याल रखेंगे कि रटने का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है, समझने का कंसेप्ट लेना है मेरे थ्रू। नंबर 15, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड नॉट, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट जेड नॉट पर, देन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर? दूसरा पॉइंट पढ़िए, एफ जेड इज नॉट नेसेसरीली डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। दूसरे में कहा गया कि जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। तीसरे में कहा है एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल्स जेड नॉट, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो मीनिंग आप समझ रहे होंगे सब कि अगर पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये फिक्स्ड है कि एफ जेड डिफरेंशिएबल भी होगा? बिल्कुल नहीं, ये फिक्स नहीं है। हाँ, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, यानी every differentiable function should be continuous। ये तो ट्रू है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन वाइस वर्सा प्रूफ नहीं है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। fz is not necessarily differentiable at that point। क्लियर?
नेक्स्ट ये था डेफिनेशन बेस। नेक्स्ट है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ मैं आपको लेकर आ गया, प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन से कैसे रियल और इमेजिनरी निकालेंगे, लेकिन इस रियल और इमेजिनरी का वर्क कहाँ करना है आपको, एनालिटिक फंक्शन के अंदर करना है। यानी अब अगला जब मैं वीडियो दिखाऊंगा तो उसके लिए मैंने 2 सवाल डाल दिए इस तरीके से, ताकि आप रियल इमेजिनरी में कन्वर्ट कर पाए। तो बेसिकली ये जो दिया गया है आपको, ये एफ जेड दिया गया है, z+1/z, और हमसे कह रहा है कि रियल और इमेजिनरी में इसको कन्वर्ट करो। तो हमने इसको मान लिया u+ib, ऐसे समझ लें इसको। तो u और v क्या है, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो मुझे तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है x और y में। जब ये x और y में सिंप्लीफाई हो जाए तो रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर देना है, और रियल इमेजिनरी अलग अलग हो जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल मुझे रियल पार्ट बताना है। ठीक, तो मेरे पास जो सवाल है वो है z+1/z बार। अगर ये छोटा छोटा दिख रहा है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ मैंने बड़ा करके लिख दिया है z+1/z बार, ये सवाल है। तो z होता है x+i/y +1/z बार आ गया है, तो इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा, x और y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने ले लिया। अब अगर इसका एल्शियम ले लें तो ये आ जाएगा x+i/y इंटू x-i/y +1/x-i/y, ये आ जाएगा। अब ऊपर तो ठीक है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट को देखना कि ऊपर तो मल्टीप्लाई करके अलग अलग हो जाएगा ये, लेकिन डिनोमिनेटर में आयोटा आने की वजह से मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता अगर डिनोमिनेटर में आई आ रहा है तो, क्योंकि फिर मैं रियल और इमेजनरी को अलग अलग नहीं कर सकता। तो रियल और इमेजनरी में अगर मुझे अलग अलग कन्वर्ट करना है तो मुझे डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाना है। अब खाली आई होता तो मैं आई से मल्टीप्लाई कर लेता, लेकिन अगर कोई पॉलिनोमियल बेस्ड है कि x+i/y या x-i/y, तो मैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँ दोनों जगह। यानी मेरा टारगेट है कि डिनोमिनेटर से आयोटा टर्म हट जाए। तो जब ये फॉर्मेशन मैंने लगाया तो यहाँ तो आया a² - b², यानी x² माइनस i/y का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x² + y² +1 इंटू x+i/y, और नीचे हो गया आपका a + b x² + y²। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला, पहले x की मल्टीप्लाई कर दो तो x³ + xy² + x प्लस आयोटा x² y + y³ + y अपॉन x² + y²। तो अब आप देख रहे हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दिख गया। ये आयोटा के साथ है तो ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो तुम्हें रियल पार्ट अब क्या दिख रहा है, रियल पार्ट है x³, बस एक मिनट दीजिए मुझे जी। तो रियल पार्ट आपको मिला x³ + xy² + x अपॉन x² + y²। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिया, क्योंकि ये तो आंसर में मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं नॉट डिफाइन पे नहीं जाऊंगा, पहले सिंप्लीफाई करूंगा मैं। तो यहाँ अगर मैंने इसको ब्रैकेट बनाया और x कॉमन ले लिया तो मेरे पास आया ब्रैकेट में x² + y² अपॉन x² + y² प्लस x अपॉन x² + y²। सेपरेट कर दिया मैंने, यहाँ से कैंसिल हुआ। अब क्या बचा, x + x अपॉन x² + y², x + x अपॉन x² + y²। B इज द राइट आंसर। ठीक, इस तरीके से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करेंगे। नंबर 17 में इमेजिनरी पार्ट पूछा है, तो इमेजिनरी पार्ट किसका पूछा है, z⁻½ का। तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं वी नो दैट z इक्वल्स टू होता है r e⁻⁴ ठीक, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो जब मैंने इस z की वैल्यू को यहाँ डाल दिया तो मुझे मिल गया देयरफॉर r e टू द पावर i थीटा टू द पावर हाफ। ठीक, और इस हाफ को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये मिल जाएगा r की पावर हाफ e टू द पावर i थीटा बाई 2। अब क्योंकि ये r और थीटा में है तो ये भी आपको पता है कि ये पोलर फॉर्म से मिलकर बना है, और इन पोलर फॉर्म x बराबर होता है r cos थीटा, y बराबर होता है r sin थीटा, सो दैट r बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स y अपॉन एक्स। पोलर में आपने निकालना सीखा है। तो जब मैं इन दोनों वैल्यू को इसमें रखता हूं तो r की पावर हाफ का मतलब क्या हो गया कि भाई r तो है मेरे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? ठीक और नहीं? तो ये मुझे मिल गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ ई टू द पावर आई थीटा बाई 2 हो गया कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजनरी पार्ट में आप देखेंगे कैसी टर्म आ रही है, साइन की आएंगी नहीं आएंगी? क्या इसमें कहीं ऑप्शन में साइन है? तीनों ही कॉस है, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो आंसर तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि नन ऑफ दीज इज द आंसर, लेकिन फिर भी अगर मैं प्रूफ करने के लिए आपको दिखाऊं तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/4, और इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपको मिला कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/4 साइन थीटा बाई 2, और थीटा है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और इमेजनरी पार्ट है ये। तो आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/4 साइन 1/2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये आना चाहिए ऑप्शन में। तो क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से मैंने 17 न्यूमेरिकल लिए, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ओपन इंटरवल, राइट, या रियल और इमेजिनरी छांटना। उस तरीके के न्यूमेरिकल्स मैंने इस पहली वीडियो में लिए पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने इसका डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो एनालिटिक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, उसका कॉन्जुगेट, ये 3 चीज़ों पर मेन फोकस होते हुए अगले वीडियो में हम उस टॉपिक के साथ चलेंगे। तैयारी कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, समझ के साथ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।